हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं संजय तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजू बाबा क्लासेस में। जो भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, खासकर वो सभी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस चैनल में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर शुरू से अंत तक वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें जो अंग्रेज़ों ने जो समय समय पे जो बहुत सारे एक्ट्स पारित किए थे उसी के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन इसको हम लोग दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा है ब्रिटिश ताज का शासन। क्या होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो पहले वो एक व्यापारिक कंपनी रहती है, बाद में वो भारत में शासन स्टार्ट कर देती है। तो उसका शासन सन 1858 तक ही रहता है। उसके बाद 1858 के एक्ट के बाद ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन छीन के ब्रिटिश ताज के हाथों में दे देती है। तो 1858 तक से लेके 1947 तक फिर हमारे देश में ब्रिटिश ताज का शासन रहता है। तो इसी समय में जो इन लोगों ने जो विभिन्न एक्ट पारित किए थे उसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इन एक्ट्स के प्रावधानों को बस पढ़ लेते हैं। वो सिर्फ प्री के लिए है। अगर मेंस में भी अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग को उसके पीछे की पृष्ठभूमि, मतलब उसके जो एक्ट को लाने के जो उसका वजह है उसको भी ध्यान में मतलब चर्चा करना है। साथ ही साथ उसके प्रावधानों को भी पढ़ना है, फिर उसके प्रभाव क्या हुआ है उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसके हम लोग को इसके पीछे के पहले पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या थी इसको लाने की। तो एक स्टोरी समझते हैं। पहले क्या होता है, जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी से एक अधिकार पत्र लेकर पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए आती है, ठीक है। तो जब वो पहले आती है तो जैसा कि बताया मैंने कि वो एक व्यापारिक कंपनी थी। बाद में जब वो सन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद जब सन 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो यहाँ से समझ आ जाता है कि अंग्रेज ही भारत की बागडोर संभालने वाले हैं। उसी के बाद सन 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद से वो बंगाल में शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, जब वो शासन करना स्टार्ट करते हैं तो ईस्ट इंडियन कंपनी में बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, ठीक है। तो संसद को, ब्रिटेन के संसद को यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ता है और वो सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास करता है। रेगुलेटिंग एक्ट से ही मतलब ये है कि रेगुलेट करना मतलब नियंत्रित करने से ही है। तो इसके पीछे की मेन जो वजह है, वो पृष्ठभूमि ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा इस एक्ट को लाया जाता है, ठीक है। तो अब इसकी पृष्ठभूमि समझ लिए, अब अपने को इसके प्रावधानों को समझना है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रावधान है कि इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दे दिया जाता है, ठीक है। और उस समय बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। दूसरा चीज़ ये है कि बम्बई तथा मद्रास के जो गवर्नर हैं उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया जाता है, ठीक है। और तीसरा, अब देखो, जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर भी उसके अधीन आ गए, तो उसका कार्य बहुत बढ़ जाता है। तो उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जो किसकी सहायता करते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करते हैं।
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका प्रावधान है कि इसी अधिनियम के तहत सन 1774 में कलकत्ता में अपने उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। इस उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं वो है सर एलिजा एम्पे, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें होते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटेन में बैठकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक संबंधों को निर्देशित करते हैं, मतलब उन पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो ये है अपने सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। और इसके हम प्रभाव को ध्यान में लाते हैं तो इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़े कि पहला प्रभाव ये पड़ा कि हमारे देश में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है। इसी एक्ट के तहत हम देखते हैं कि हमारे भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि उच्चतम न्यायालय की भी शुरुआत यहीं से हम देखते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण अपना कार्यकारी परिषद, आज जो हमारे राष्ट्रपति के सहायता के लिए जो एक कार्यकारी परिषद है वो भी यहीं से हम ले सकते हैं कि ये भी उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, ठीक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक चीज़ जो छूट गया था वो ये है कि जो कंपनी के जो निजी कर्मचारी हैं उनको अपने निजी व्यापार करने और किसी से भी उपहार लेने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट सन 1781, ठीक है। ये कोई मुख्य एक्ट नहीं है, ये जो सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी को सुधारने के लिए एक लाया गया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रावधान ये थे कि कलकत्ता के क्षेत्राधिकार को बढ़ा करके बिहार और उड़ीसा का भी क्षेत्राधिकार उसे प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। दूसरा ये था कि अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में न्यायपालिका की स्थापना की गई थी, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया ताकि कोई भी न्यायपालिका बंगाल के गवर्नर जनरल को अपने क्षेत्राधिकार में न ले सके, ठीक है। तीसरा चीज़ ये था कि न्यायपालिका से राजस्व संबंधी न्यायिक अधिकार भी वापस ले लिए गए थे। ये तीनों मतलब सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था, ठीक है। ये मुख्य एक्ट नहीं है। अपना अगला मुख्य एक्ट है सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, रैमजे पिट्स, उनका बहुत सहयोग था इस एक्ट को लाने में, इसलिए इसका नाम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, ठीक है। इसके जो मुख्य प्रावधान थे वो क्या थे देखते हैं, ठीक है। पहला था राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। कैसे पृथक्करण किया गया? पहले क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पूरे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करते थे, ठीक है। लेकिन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल व्यापारिक मामलों के ही नियंत्रण के लिए किया गया। और दूसरा, एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया जो कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए बनाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटेन पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो रहते थे, 6 सदस्यों को मिलाकर बनाया गया था। और अब से जो कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के देखरेख में चलने थे और जो व्यापारिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के देखरेख में चलना था, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य हैं उनका पृथक्करण कर दिया गया। अब इसके प्रभाव देखेंगे तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रभाव ये हुआ कि इसमें पहली बार कहा गया कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश आधिपत्य में शामिल हो गए। ये पहली बार ही कहा गया। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरा प्रशासन कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि पहले सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपना नियंत्रित करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब यहाँ से वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये दोनों कंपनी को नियंत्रित कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ये दोनों मिलकर नियंत्रित कर रहे थे, इसलिए यहाँ से दोहरा प्रशासन का प्रारंभ, ये इसका एक मेन प्रभाव है, ठीक है। अब वैसे ही जैसे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में कुछ सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, वैसे ही इसमें भी कुछ सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 लाया गया, ठीक है। अब ये क्यों लाया गया? इसके पीछे कारण ये है
कि जो गवर्नर जनरल थे, उस टाइम एक गवर्नर जनरल थे, बहुत ही पावरफुल थे, नाम है कॉर्नवालिस। इनको शक्ति देने की वजह से, कॉर्नवालिस, इनकी शक्तियों में इजाफा करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 लाया गया। इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अपने कार्यकारी परिषद के निर्णयों को निरस्त भी कर सकते थे और उसे लागू भी कर सकते थे। ये उनका वीटो पावर था, मतलब ये उनके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। साथ ही साथ इनको प्रधान सेनापति का भी पद दे दिया गया। तो ये था अपना एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786। ठीक, हाँ, आगे हम देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ये मुख्य अधिनियम नहीं है। चार्टर का मतलब ही होता है अधिकार पत्र से। ठीक है, इसमें दो छोटे छोटे प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 1813 तक के लिए। और दूसरा प्रावधान इसमें यह किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। मतलब ये है कि जो पिछले में हम देखे थे कि जो BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं या उसके जो कर्मचारी हैं, उनका भी वेतन जो ब्रिटेन में बैठकर भारत का प्रशासन देख रहे हैं, भारतीय राजस्व से उनके वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई थी। बस यही दो इसमें प्रावधान हैं 1793 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद हम अपना अगला मुख्य एक्ट देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं कि ये एक्ट क्यों लाया गया था, तो एक व्यक्ति का नाम आता है नेपोलियन। ये नेपोलियन जो है फ्रांस का एक नेता था, जिसने यूरोप में फ्रांस का वर्चस्व इतना बढ़ा दिया था कि यूरोप में ब्रिटेन का व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो जो ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं वो चाहते थे कि भारत के बाज़ार भी उनके लिए खोल दिया जाए। तो उन्होंने अपने जो सरकार है या अपनी गवर्नमेंट है उससे उन पर दबाव बनाना शुरू किया कि भारत के जो बाज़ार हैं वो उनके लिए भी खोले जाए, ताकि वो यूरोप से बाहर जाकर भारत में भी अपना व्यापार कर सकें। इसीलिए ये 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। अब इसके प्रावधानों पर देखें तो इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी, अंग्रेजी शिक्षा पर। दूसरा देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय व्यापार के जो एकाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया गया। जो भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार चले आ रहे थे उसे पहली बार समाप्त कर दिया गया, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के साथ व्यापार और चाइना के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, अब इसी के बाद जब उनका एकाधिकार समाप्त हो गया तो ब्रिटेन के नागरिकों के लिए भारत में व्यापार खोल दिया गया। ठीक, अब इसके हम प्रभाव पे जाएंगे तो पहला प्रभाव तो यहीं से है कि जो ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी हैं उनका भारत में प्रवेश शुरू हो गया। और दूसरा जो प्रभाव दिखाई देता है वो प्रभाव ये है कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति की भी यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो अगला एक्ट है उसके बारे में देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अगर इस एक्ट के पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो अब ब्रिटेन में जो है ये दबाव बहुत बढ़ चुका था कि भारत के जो शासन है वो कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश जो क्राउन है उसके हाथों में दे देना चाहिए। पर वहीं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो एक सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनी के हाथों से जो शासन है उसे छीनने के बजाय उसके जो कार्य का जो स्वरूप है या आधार है उसे बदल देना चाहिए। तो उसी के आधार पर यह अपना जो 1833 का चार्टर एक्ट है वो लाया गया था, जिसमें पहला प्रावधान था कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी
जो थी वो केवल शासन कर सकती थी, क्योंकि अभी तक क्या था, 1773 से लेकर के 1833 तक कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो व्यापार भी करती थी और प्रशासन भी करती थी। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब उसका कार्य केवल और केवल भारत में शासन करना था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसे संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और जो पूरे भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और साथ ही साथ जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनसे उनकी विधायी शक्ति भी छीन ली गई, और अब जो है भारत के गवर्नर जनरल को शक्ति दे दी गई थी कि वो पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक साथ नियम कानून बना सकते थे। ठीक है, और साथ ही साथ अगला प्रावधान ये था कि जो गवर्नर जनरल के जो परिषद के जो सदस्य थे उनमें जो चौथा सदस्य भी जोड़ दिया गया। एक थे, उन्हें विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। अभी तक गवर्नर जनरल के परिषद में 3 सदस्य होते थे और चौथा सदस्य जोड़ा गया विधि सदस्य, और वो थे लॉर्ड मैकाले। इन्हें ही चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, अगले प्रावधान के रूप में देखते हैं कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। हालांकि इसका उन्मूलन सन 1843 में किया गया था। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। तो ये थे 1833 के महत्वपूर्ण प्रावधान। इसके प्रभावों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल के जो गवर्नर थे वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो यहाँ से पूरे भारत में एक कठोर केंद्रीकृत शासन की शुरुआत होती है। ये एक महत्वपूर्ण इसका प्रावधान है। दूसरा, यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अब प्रशासन कर रही है, और साथ ही साथ दास प्रथा का अंत भी यहाँ से हम प्रभाव में देखते हैं। ठीक है, अब अगला अपन देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इस चार्टर एक्ट के पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो इस एक्ट को लाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि अब जो है भारत में जो कंपनी का जो शासन है उसे हटाकर ब्रिटेन के हाथों में देने के लिए बहुत ज़ोर से आवाज़ उठने लग गई थी। और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल के जो परिषद हैं उसमें विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य सब एक साथ होता था, जो अब इतने बड़े क्षेत्र में कर पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अगला 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें सबसे पहला प्रावधान था सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना चालू किया गया था। ठीक है, पहले क्या होता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं वो अपने ही बच्चों को कलेक्टर बना के भेज देते थे या अपने परिचित लोगों को भेज देते थे। तो पहले ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता था। अब क्या किया गया कि सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट किया गया। यहीं से भारतीय लोगों के लिए भी सिविल सेवा में जाने का अवसर स्टार्ट हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया कि अपने जो गवर्नर जनरल के परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल के परिषद में विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य दोनों एक साथ होते थे। अब उनको पृथक पृथक कर दिया गया। इसीलिए केंद्रीय विधान परिषद की भी स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी तक क्या था कि कार्यपालिका का निर्माण हो चुका था और साथ ही साथ न्यायपालिका का निर्माण हो चुका था, लेकिन विधायिका का निर्माण नहीं हुआ था। इसीलिए इसके प्रभाव में हम देखेंगे कि पहली बार भारतीय लोगों के लिए भी सिविल सेवा में जाने का अवसर प्रारंभ हुआ। दूसरा देखेंगे कि भारत में यहाँ से संसद या विधायिका की शुरुआत हम देखते हैं। ठीक है, ये थे इसके 1853 के चार्टर एक्ट के प्रभाव।
इसके बाद के जो भी एक्ट्स हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।